हमने पहले वेक्टर अलजेब्रा में जब देखा तो हमने देखा कि अगर एक वेक्टर है p1 और एक दूसरा वेक्टर है p2, तो अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए तो पैरेललोग्राम से मैं डायगोनल ड्रॉ करूंगा और वो मुझे मिलेगा p, और वो p होगा उसका रिजल्टेंट। मीन्स यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। ठीक है, तो यहाँ पे P1 और P2 को मैं P का कंपोनेंट्स बोल सकता हूं। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई वेक्टर है X और वो 3 या मान लीजिए 4 वेक्टर को मिला के बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि A प्लस बी प्लस सी प्लस टी, तो ये चारों को X के कंपोनेंट्स कहे जाते हैं। अब जनरली हम जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं तब क्या करते हैं कि कोई वेक्टर p हमें आर्बिटरी दिया होता है और उसे हम हमारी सहूलियत के हिसाब से हम उसके कंपोनेंट्स लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर p है तो उसके टेल पे अगर मैं ओरिजिन ड्रॉ करूं और वहां से दो एक्सिस अगर पास करें और एक्स एक्सिस से अगर ये p थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ पे x के अलोंग p का जो कंपोनेंट है उसे मैं नाम दूंगा px, और y के अलोंग उसके कंपोनेंट का मैं नाम दूंगा मैं py। तो वह ऐसे हम px और py दो कंपोनेंट में p को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो ऐसा लिख सकता हूं मैं कि अगर ये px इज इक्वल टू p cos थीटा। ठीक है, cos थीटा क्या होगा, ठीक है, px डिवाइड बाय p। ठीक है, तो यहाँ पे p यहाँ पे ले लूँ तो px इज इक्वल टू p इंटू कॉस थीटा, और सिमिलरली py क्या होगा, p साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे थीटा लेना है और tan थीटा लिखना है तो tan थीटा में क्या लिख सकता हूँ, py अपॉन px। ठीक है, तो वैसे मैं कोई भी वेक्टर को जनरली 2 या 3 जैसे एप्लीकेशन है वैसे मैं डिवाइड कर सकता हूं। जनरली हम x और y एक्सिस के अलोंग कोई भी वेक्टर को डिवाइड करते हैं। अब यूनिट वेक्टर देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई वेक्टर है p। ठीक है, अब वेक्टर को जनरली मैं दो एस्पेक्ट से डिनोट करता हूं। एक होता है एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे p को दिखाना होगा तो पहले तो p का अगर मैग्नीट्यूड में लिखूं कैपिटल P, ठीक है, तो वो हो गया उसका मैग्नीट्यूड इनटू, अब यहाँ पे मुझे उसकी डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन के लिए मैं एक वेक्टर डिफाइन करता हूँ, वो होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो जनरली यूनिट वेक्टर यही डायरेक्शन में डिफाइन किया हुआ एक वेक्टर होता है। ठीक है, जो सिर्फ ये डायरेक्शन दिखाता है। और अगर यूनिट वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड लूं तो उसका मैग्नीट्यूड होता है 1, यूनिटी होता है, इसीलिए उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और इसे मैं बोलता हूं n कैप। ठीक है, ये होता है n और ऊपर होता है कैप या फिर कैरेट n भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब जनरली मेरे पास स्पेस में या
प्लेन बोलूं, प्लेन में दो एक्सिस अवेलेबल है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है, उसे मैं नाम देता हूं आई। ठीक है, उसे कैरेट आई भी बोलते हैं या आई कैप भी बोल सकते हैं। और सिमिलरली अगर वाई डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करूं तो उसे नाम दिया जाता है कैरेट जे, या फिर जे कैप भी बोल सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है और वो पर्टिकुलरली एक्स और वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस की डायरेक्शन दिखाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ओरिजिन से एक वेक्टर जा रहा है p। ठीक है, ये वेक्टर है p। अब p का x डायरेक्शन में कंपोनेंट है px, y डायरेक्शन में कंपोनेंट है py। ठीक है, और ये वेक्टर ने x डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाया। अब अगर मुझे ये p वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि p वेक्टर, और यहाँ पे px और py दोनों कंपोनेंट हुए उसके, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ px प्लस py, जैसे हमने पहले समझा। ठीक है, अब यहाँ पे px वेक्टर को वापस डिवाइड करता हूँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो px वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ px इनटू, अब उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए यहाँ पे मुझे वही डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, तो वो डायरेक्शन यानी x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है कैरेट आई। ओके, प्लस सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड मैं ले लेता हूँ py, और y डायरेक्शन दिखाने के लिए मुझे चाहिए उसका यूनिट वेक्टर, वो होता है कैरेट j। तो मैं जनरली वेक्टर्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, ये बात हुई दो एक्सिस की। अगर मान लीजिए कि यहां पे तीसरी एक्सिस भी है और वो हमारी z एक्सिस है। ठीक है, x, y और z एक्सिस। तो z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर डिफाइंड होता है कैरेट k, यानी तीन हो गए हमारे पास, यानी x डायरेक्शन में कैरेट i, y डायरेक्शन में कैरेट j और z डायरेक्शन में कैरेट k। ठीक है, और 3D में अगर मुझे कोई वेक्टर डिफाइन करना है तो मैं px कैरेट i प्लस py कैरेट j प्लस pz कैरेट k, ऐसे मैं डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, अब वापस 2D पे आते हैं। यहां पे एंगल है थीटा, तो मैंने प्रीवियसली समझा है कि अगर मुझे tan थीटा चाहिए तो मैं कैसे करूंगा कि अगर यहाँ पे मुझे tan थीटा लिखना है तो tan थीटा क्या होगा, py बाय px। ठीक है, तो मुझे tan थीटा मिल गया, यानी tan थीटा मिल गया मीन्स थीटा भी मिल जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा tan इनवर्स py अपॉन px। और अगर मुझे px, मेरे पास px और py है और मुझे p का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, p का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, तो पाइथागोरस लगा लो। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ p स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ px स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ py स्क्वायर। तो यहाँ पे p मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं उल्टा काम भी कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास कंपोनेंट्स दिए हैं तो उस पे से मैं जो मेन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूला से, और उसका जो डायरेक्शन है
ठीक है, यानी मीन्स वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो भी यहाँ पे ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, अब वापस 3D पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे P एक वेक्टर लिया है मैंने, और उसके एक्स वाई जेड के अलोंग तीन कंपोनेंट है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो मैंने एक P का एक्स वाई प्लेन में एक प्रोजेक्शन लिया है, ठीक है, और वो प्रोजेक्शन को नाम दिया है P डैश, यानी यहाँ पे P डैश भी एक वेक्टर हुआ जो कि सिर्फ ये एक्स वाई प्लेन में है। अब तो एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन सिर्फ 2D रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे P डैश को लिख सकता हूं मैं पी एक्स प्लस पी वाई, ठीक है, पी एक्स और पी वाई मिला के क्या बना है मेरा P डैश, ठीक है। तो यहाँ पे अगर P डैश का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं यहाँ पे सिमिलरली जो मैंने 2D केस में किया वो लिख सकता हूँ P डैश स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे P डैश स्क्वायर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर यही रिलेशनशिप से मैं अगर P का मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना है तो यहाँ पे P डैश सॉरी P को लिख सकता हूं, अब पी एक्स और पी वाई को मैं कंबाइन करूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इट इज पी डैश प्लस पी जेड, ठीक है। P वेक्टर क्या होगा, P डैश वेक्टर प्लस पी जेड वेक्टर, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन से। अब यहाँ पे अगर P का मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए तो P स्क्वायर लिख सकता हूं मैं P डैश स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब P डैश क्या है, यहाँ से P डैश ले आऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे P का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे अगर मेरे पास 3D में कंपोनेंट्स दिए हैं कि मान लीजिए मेरे पास कंपोनेंट दिए हैं P इज इक्वल टू पी एक्स कैरेट आई प्लस पी वाई कैरेट जे प्लस पी जेड कैरेट के, तो ये कंपोनेंट से मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। तो इनकी मदद से ये इक्वेशन की मदद से मैं P का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकता हूँ। अब मुझे P का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो डायरेक्शन के लिए अगर मान लीजिए कि ये P वेक्टर ने x के अलोंग एक x के साथ थीटा x एंगल बना, y के साथ थीटा y एंगल बना और z के साथ थीटा z एंगल बना। तो यहाँ पे अगर मैं z के अलोंग पहले ले लेता हूँ जो कि इजी पड़ेगा यहाँ पे, तो कॉस एक मिनट इसको नीचे थोड़ा, हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं थीटा z का कोसाइन ले लूँ तो कॉस थीटा z क्या होगा, दैट इज होगा मेरा p पी एक्स डिवाइड बाय p, ठीक है, यहाँ पे पी एक्स डिवाइड बाय p। तो वैसे मुझे कॉस थीटा जेड मिल जाएगा, मीन्स वेक्टर ने थीटा एक्स जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है वो मुझे मिल जाएगा। सिमिलरली अगर कॉस थीटा एक्स लेना है मुझे तो मुझे मिलेगा पी एक्स डिवाइड बाय पी, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ये होगा पी जेड, ठीक है, क्योंकि जेड लिया, सॉरी ये जेड है, पी जेड डिवाइड बाय पी। तो यहाँ पे थीटा एक्स होगा कॉस थीटा एक्स पी एक्स डिवाइड बाय पी और कॉस
थीटा वाई होगा पी वाई डिवाइड बाय पी। तो वैसे 3D में भी मुझे ये 3 एंगल की मदद से पी का पोजीशन मिल जाएगा। अब एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं, दैट इज पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस ले लेता हूँ और एक्स वाई एक्सिस में यहाँ पे एक पॉइंट P है, ठीक है, ये ओरिजिन O है और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x और स्मॉल y, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ दोनों एक्सिस पे, तो ये x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो होगा x, ठीक है, और y पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई भी स्पेस में पार्टिकल है और वो पार्टिकल की पोजीशन शो करने वाला ओरिजिन में से एक अगर वेक्टर मैं ड्रॉ करूं तो उसे मैं बोलता हूं पोजीशन वेक्टर। यानी यहाँ पे अगर ये आर ले लूं, ठीक है, ये आर वेक्टर ले लूं तो आर वेक्टर को मैं बोलूंगा पार्टिकल पी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आर वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? मेरे पास एक्स डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड है एक्स, ठीक है, एक्स, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? दैट इज आई कैरेट, ठीक है। सिमिलरली प्लस वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है वाई और वहाँ यूनिट वेक्टर है जे, तो एक्स कैरेट आई प्लस वाई कैरेट जे, तो ये हुआ मेरा पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली अगर 3 एक्सिस सिस्टम में बात करूं और अगर 3D में कोई वेक्टर डिफाइन करूं तो वहां पे बनेगा मेरा पोजीशन वेक्टर एक्स कैरेट आई प्लस वाई कैरेट जे प्लस जेड कैरेट के, ठीक है। तो ये मेरा जब 3D होगा तब मेरा पोजीशन वेक्टर बनेगा। अब मान लीजिए कि मेरे पास 2 एक्सिस है, एक्स और वाई, और यहाँ पे ओरिजिन है O, और यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट है P और Q, जिसमें P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और P से Q जाता हुआ एक वेक्टर है PQ जिसे मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। अब यहाँ पे मुझे P और Q दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो पहले ओरिजिन से P तक का पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ और उसके बाद ओरिजिन से Q तक का पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ। इसको नाम देता हूँ R1 और इसको देता हूँ R2, ठीक है। तो अब मेरा R1 वेक्टर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल P के x1 कैरेट आई प्लस y1 कैरेट जे, ठीक है। सिमिलरली मेरा R2 वेक्टर क्या होगा कि x2 कैरेट आई प्लस y2 कैरेट जे, जो हमने ऊपर किया सेम, ठीक है। अब यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा हमने जब समझा था तब ट्राइंगल मेथड की बात की थी, तो फिगर पे से एक चीज मुझे नजर आ रही है कि ये वेक्टर R1 और उसके हेड पे PQ वेक्टर है, ठीक है, तो उससे मिलता है मुझे R2 वेक्टर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि R1
वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर मुझे क्या देगा, R2 वेक्टर। सही है, ओके। अब यहाँ पे मुझे पी क्यू वेक्टर चाहिए, तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा मेरा, पी क्यू वेक्टर होगा R2 माइनस R1। तो अगर ये दोनों पोजीशन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करूंगा तब मेरा पी क्यू वेक्टर डिफाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे R2 की वैल्यू लिखता हूं x2 कैरेट i प्लस y2 कैरेट j माइनस x1 कैरेट i और माइनस y1 कैरेट j। अब तो ये मेरा बन गया x2 माइनस x1 कैरेट i प्लस y2 माइनस y1 कैरेट j। ठीक है, तो ये मेरा वेक्टर डिफाइन हो गया। तो पोजीशन वेक्टर से की मदद से हम कोई भी वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं।